नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम सामने आए हैं वो है यौन शोषण से जुड़ा हुआ कि दफ्तर में यौन उत्पीड़न से संबंधित क्या है कानूनी अधिकार। इसके साथ ही अगर किसी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर बताते हैं, विषय हमारा दफ्तर पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है कि इससे जुड़ा कानूनी अधिकार क्या कुछ हासिल है। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शरद सिंघानिया जी मौजूद हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये डिफाइन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर दफ्तर में यौन शोषण के जो मामले सामने आते हैं, इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाए। इसमें ऐसा होता है कि वर्क प्लेस में जिसमें मेल और फीमेल, पुरुष महिला दोनों वर्कर्स आपस में काम करते रहते हैं, तो उसमें क्या क्या जो कंडक्ट है, इसमें ओरल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और फिजिकल और किसी भी तरह के जो कंडक्ट है जो आपस में लगता है कि ये अमानवीय है और मेंटल ये हैरेसमेंट में आता है, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट में लिया गया है। और ये कोई डिमांड पूरा करने के लिए भी हो सकता है या कोई अपना काम करवाने के लिए भी हो सकता है, किसी भी तरह के रूप में इसको बताया गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो विशाखा की 1997 में एक जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट के पहले इसमें कोई भी कानून वगैरह नहीं बना हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक गाइडलाइन बताई। उस गाइडलाइन में कई वो हमको जो प्रिंसिपल्स बताए कि हर जो कार्यालय, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, उनको इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और उस गाइडलाइन के अंतराल जो भी है वो रूपरेखा बनानी पड़ेगी। और वो उसके बाद तो अभी तक जो है 1997 से 2013 तक उसी की देखरेख में काम हो रहा था। अब 2013 में एक कानून पास हुआ है, वो कानून ये अगेंस्ट दी सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसमें प्रोविजन, प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल, ये बोल के 2013 में कानून पास हुआ। 23 अप्रैल 2013 को उसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और उसके बाद से उसमें कई धाराएं हैं। उसमें बताया गया है कि कौन कंप्लेन कर सकता है, कौन कंप्लेन नहीं कर सकता, उसमें जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी होगी, ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जो गाइडलाइंस की आपने जिक्र किया कि गाइडलाइंस बाकायदा तय की गई हैं, तो उन गाइडलाइंस के मुख्य अंश में आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी इसमें गाइडलाइंस में सबसे पहले बताया गया एक लीगल कमिटी, ये इंटरनल एंड लोकल कमिटी, उसको आंतरिक समिति बोलते हैं। आंतरिक समिति का गठन होगा। उस आंतरिक समिति में जो जो एम्प्लॉयर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, वो आंतरिक समिति का गठन करेगा। उस गठन में उसको एक हेड होगा, उसमें काउंसिलर, स्पेशल काउंसिलर्स होते हैं, स्पेशल काउंसिलर्स अपॉइंट होंगे। उसमें जो 50% जो मेंबर्स होते हैं उसमें से 50% महिलाएं होंगी, 50% पुरुष होंगे। इस तरह की गाइडलाइन बताया गया है। और जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताई गई है कि एम्प्लॉयर जो वर्क प्लेस है उसमें सेफ्टी रखेगा और जो गाइडलाइंस है कि क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या इसमें पेनल्टी हो सकती है, क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं, वो जो प्रोमिनेंट प्लेस है वहाँ पे उसको रूल्स को दिखाया जाएगा। इस तरह की ड्यूटी बताई गई है एक्ट में। चलिए, बिल्कुल हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कानूनन क्या कुछ अधिकार हासिल होते हैं और अगर इस तरह की स्थिति किसी के साथ बनती है तो क्या स्टेप उसे उठाने चाहिए। लखीमपुर से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हमें सर एक 125(3) केस से संबंधित सबसे जानकारी लेनी है जी। ये है कि मेरे ऊपर मेंटेनेंस बन गया था, मेरी पत्नी को 3,000 रुपए और बच्ची को 1,500 रुपए दिलवाए गए। मैं सर उससे लगातार जमा करता रहा 2010 से।
अब इसमें होता क्या है कि 5/11/2014 को मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी सर्विस कर रही है। हमने उसमें एक एप्लीकेशन डाली, तुरंत ही उधर से एप्लीकेशन आ गई, मैं सर्विस कर रही हूँ और मेरा जो है मेंटेनेंस रोक दिया जाए। हमने उसका मेंटेनेंस पर रोक दिया, लेकिन इसमें गलती ये रही कि हमने कोर्ट से कोई आदेश पारित नहीं कराया। अब सर 1 सितंबर 2016 को उसने एक नई एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट में कि मुझे सितंबर 2014 मतलब जब उसने छोड़ा था मेंटेनेंस स्टार्ट करना, तब से मुझे 1 सितंबर 2016 तक मेंटेनेंस मिल रहा है। नियम के अनुसार 1 साल 9 महीने 26 दिन हो जाते हैं, तो 1 साल से ऊपर का मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, ये एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जज साहब इसीलिए हमें परेशान कर रहे हैं कि नहीं पैसे दीजिए। इसी के साथ में सर ये हुआ कि उन्होंने अभी 7/12/2016 को एक दूसरी एप्लीकेशन डाल दी 125(3) में। ये एप्लीकेशन डाली कि मुझे 10/12/2015 से 10/11/2016 तक का 54,000 रुपए दिलवाया जाए, जिसमें 3,000 रुपए मेरा और 1,500 रुपए बच्ची के हिसाब से 4,500 के हिसाब से 1 साल का 54,000 बनता है। लेकिन सर इसके अंदर कमी सबसे बड़ी ये है इसके अंदर कि मैं बच्ची का पैसा लगातार जमा कर रहा हूँ और उसने प्राप्त भी किया है, और 7/12/16 को जो इन्होंने एप्लीकेशन डाली है उसमें भी इन्होंने प्राप्त कर लिया बच्ची का पैसा। उसके बावजूद भी कोर्ट में एफिडेविट ही डालती हैं कि मुझे ना तो मेरा पैसा मिला है ना मेरी बच्ची का पैसा मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से नीट एंड क्लीन है कि वहाँ पर कोर्ट में नहीं आई है, और फिर भी कोर्ट हमसे ये कह रहा है कि आप इनको पैसा दीजिए और बदनाम आपके खिलाफ आपकी जारी जो है। तो मतलब ये सब नीट एंड क्लीन नहीं है। हमने कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए हैं, क्या उसके बावजूद भी कोर्ट हमको सीधे धमकी दे सकता है? 7 जुलाई को वो उसका ऑर्डर करने वाले हैं। ठीक है, अभी ठीक है। शरद सिंघानिया जी, क्या इसमें आपने पैसा वगैरह कहाँ जमा किया? जी सर, मैंने फैमिली कोर्ट बरेली के अंदर ही पैसा जमा किया, वहीं से उन्होंने पैसा प्राप्त किया है। हाँ, ये प्रूफ है। नहीं, ऐसा है, देखिए, अगर आपके पास पूरे प्रमाण है और प्रूफ है कि कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से आपने पूरा पैसा जमा कर दिया, और आपको कोर्ट के सामने इसको फाइल करना पड़ेगा, और कोर्ट में अगर आप सारे दस्तावेज फाइल करते हैं और आप दिखाइए कि कोर्ट का जो ऑर्डर था वो जरा भी नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर को मैंने पूरा कंप्लायंस किया है, मैंने माना है और मेरी तरफ से कोई भी भूल नहीं हुई है, तो आपके खिलाफ कोई भी बात नहीं जाती। और अगर उसके बाद भी आपके खिलाफ कोई ऑर्डर होता है तो उसको फिर आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा दस्तावेज के साथ कि मैंने कोर्ट का कंप्लायंस पूरा किया है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आशीष जी, शरद जी ने जो आपको उपाय बताया, अगर आप वो उपाय चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, और जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दफ्तर में यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। शरद जी, आप विशाखा जजमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। विशाखा जजमेंट की जो गाइडलाइन थी उसके बेसिस पे 2013 में एक्ट बन गया। अब ये कानून के हिसाब से जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताई गई है कि वो आंतरिक समिति का गठन करेगा, उसको हम लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी कहते हैं। उस किसी भी जो वर्कर है अगर उसकी कोई कंप्लेन होती है वो इंटरनल कमेटी के सामने अपनी कंप्लेन पेश करेगा, और वो इंटरनल कमेटी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय उन दोनों से बात करेगी। उसके बाद पूरी रिपोर्ट के बाद या उसके जो विटनेस है, विटनेस को कॉल करने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो इंटरनल कमेटी रिपोर्ट वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने जमा देती है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस पे निर्णय लेता है कि ये कंप्लेन सही है या फॉल्स है, या ये कंप्लेन अगर सही है तो इसमें कौन दोषी है। ये सारी चीजों की देखरेख डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के हाथ में है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के हाथ में ये भी है कि वो टाइम टू टाइम ये एक्शन देता रहे कि जो कंप्लेंट इंटरनल कमेटी के सामने फाइल हो रही है वो उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे रहा है कि नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि कमेटी के पास रिपोर्ट आ गई और किसी ने जोर जबरदस्ती देके वहां दबा दिया हो, तो ये भी वो पूरा का पूरा देखते रहते हैं। इसमें एक सुपरविजन चलता रहता है कि कमेटी के पास जो रिपोर्ट आ रही है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जमा हो रही है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस पर एक्शन लेता है। और इसमें एक चीज और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए बताई गई है कि वो टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें लाते रहेंगे। उसमें उनको अगर एनजीओ की सहायता लेनी होगी तो एनजीओ की सहायता भी लेंगे कि जो महिला वर्कर हैं वो किस तरह इसमें जागरूक रहें और अवेयरनेस रहें, और उनका अपने अधिकार के प्रति भी वो जागरूक रहें। ये एक्ट में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। चलिए, एक और दर्शक जम्मू से हमारे साथ बाबू कुमार जी जुड़ गए हैं। बाबू जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार जी। साहब जी, मैंने आज आपकी बात सुनी। आप तो
आज देखा मैंने कि आप बात सुन रहे हैं सबकी और उनको जवाब भी दे रहे हैं, मन बहुत खुश हुआ। लेकिन साहब लोग ये थोड़ी सी बात सुनते हैं और बात काट देते हैं, जिससे किसी का काम नहीं होता है। नहीं सर, आप अपना सवाल कीजिए बाबूजी, आपका क्या सवाल है, आप सीधा सवाल कीजिए। मेरा सवाल जनाब ये है कि जहाँ पे जम्मू में जनाब दफा 370 है, लेकिन गरीब के लिए गरीब की कोई सुनाई नहीं है सर 370 किस लिए है इधर? बाबू कुमार जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। जहां तक अगर सवाल आपके समझ में आया हो शरद जी। मेरे ख्याल से वो पूछ रहे थे कि जो गरीब व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिल पाता, वो कैसे कोर्ट में अपनी दरखास्त करे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर कोर्ट में एक लीगल एड कमेटी बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि वो कोर्ट के खर्चे वगैरह को नहीं कर पाएगा, तो लीगल कमेटी में अपना एप्लीकेशन डाले और लीगल कमेटी देखेगी कि उनका जो मापदंड है वो मापदंड में अगर पूरा आता है तो वो लीगल कमेटी अपने आप वकील को अपॉइंट करेगी जो उनका मैटर को पूरा कंडक्ट करेगा। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बाबू कुमार का जो सवाल था, हालांकि उनकी आवाज़ बीच में ही कट गई, लेकिन जहां तक सवाल समझ में आया उसका जवाब हम उम्मीद करते हैं कि उन तक ज़रूर पहुंचा होगा। अश्विनी, एक और दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल यह है जो सर मैं 2014 और 8 महीना 7 तारीख को मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी जो है मतलब दूसरे के संपर्क में था और उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था और हमने रांची में उसका इलाज कराए और उसको जो है मतलब बहुत ऐसी प्रक्रिया की है, वो नहीं रहा और चला गया पूरे समाज के साथ में और उन्हें चेक कर दिया। तो ये कानूनी सहायता में हम क्या ले सकते हैं? सवाल आपका ठीक ढंग से आया नहीं, आप सवाल सीधा कीजिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जो केस जो कर दिया तो उसका जो मेरे ऊपर क्या असर आ सकता है? ठीक है शरद जी, क्या चीज का केस किया आपके इनका ये कहना है कि इनकी शादी अभी हाल ही में हुई कुछ वक्त पहले और इनकी पत्नी शायद मेंटल प्रॉब्लम कुछ इन्होंने बताई है कि इस तरह दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया है। आप कोर्ट के सामने आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपकी पत्नी है वो मेंटली बीमार है, मानसिक रूप से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यही कारण है, आप उसके साथ में नहीं रह सकते, तो इसी ग्राउंड पे आप उनके खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरे को गलत तरीके से बता के विवाह किया गया है और ये मानसिक रूप से बीमार है और मेरे साथ। लेकिन आपको ये पहले डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेके ये पहले आपको अपने आप में दस्तावेज तैयार करना पड़ेगा और डॉक्टर से दिखा के कंफर्म होना पड़ेगा कि मानसिक स्थिति उनकी कैसी है, उसके बाद ही आप कानूनी रूप से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अश्विनी जी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दफ्तर में यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इससे जुड़ा सवाल हो या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन हो तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शरद जी, मान लीजिए अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न दफ्तर में होता है तो शुरुआती प्रोसेस क्या होगा कि कहां पर कंप्लेंट करेगा, कैसे? कानून में बहुत सही तरीके से बताया हुआ है कि वहाँ पे जो आंतरिक समिति का गठन हुआ है वो आंतरिक समिति में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए और उसको कमेटी जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हैं वो या कंप्लेंट आपने फाइल किया वो उनको भी बुलाएगी या विटनेस को भी बुलाएगी, आपको भी बुलाएगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगा। और इसमें यह भी है कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई फिजिकल कैपेबल नहीं है, कोई मेंटल कैपेबल नहीं है, तो कानून में उसके लिए भी बताया गया है कि अगर कोई फिजिकल इनकेपेबल है तो उसके कोई रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है या कोई उसका साथी वर्कर है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जो मेंटल इनकेपेबल है उसके भी फैमिली मेंबर या उसका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो डॉक्टर भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा रास्ता बताया गया है कि कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है।
इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर बताया गया है उसमें उसका डिफॉल्ट भी बताया गया है कि अगर ये जो आंतरिक समिति इंटरनल कमिटी में अगर उसकी तरफ से कोई डिफॉल्ट है और वो गठन ठीक से नहीं किया या जो जो उसको रूल्स या मापदंड फॉलो करने तो उसने नहीं किया तो उसके ऊपर जो पेनाल्टी आती है वो 50,000 रुपए तक की पेनाल्टी हो सकती है। और अगर वही एम्प्लॉयर सेकेंड टाइम इस कन्विक्शन में आता है, मतलब पहले एक बार भूल कर चुका और दूसरी बार आता है तो उसकी पेनाल्टी डबल भी हो सकती है। और साथ में ये भी बताया गया है कि अगर ये बार बार उसी एक ही अथॉरिटी से या एम्प्लॉयर से हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है तो उसका उस बिजनेस में या एक्टिविटी में लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो कानून में सारी चीज बताई गई है। बिल्कुल, हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फैजाबाद से जुड़े हैं, विजय सोनी जी। विजय सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ सर, हमारा नाम विजय सोनी नहीं विवेक सोनी है। जी विवेक जी। और हाँ, हम विशेषज्ञ महोदय से जानना चाहते हैं विवेक जी अपना सवाल कीजिए। जी, एक मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में हम जानना चाहते हैं कि डिक्लेरेटरी सूट होता क्या है वास्तव में। जी डिक्लेरेटरी सूट, हाँ जी विवेक जी ध्यान दीजिएगा। डिक्लेरेटरी सूट मतलब आप किसी सूट में अपना दावा फाइल कर रहे हैं और कोर्ट से आप डिक्लेरेशन चाहते हैं कि मैं इस जैसे प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास में नहीं है या उसी प्रॉपर्टी का कोई और भी दावा कर रहा है तो कोर्ट में आप फाइल करेंगे डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन कि ये सूट का मैं मालिक हूँ। कोर्ट ये डिक्लेरेशन करे कि ये सूट के आप मालिक हैं। उसके साथ में आपको जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और अपना पूरा केस को फाइल करना पड़ेगा सपोर्ट के साथ। तो और जिसके सामने मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरे जन ने हत्या के रखा है या कब्जा करके रखा है, उसको पार्टी बनाना पड़ेगा कि मैं मालिक हूँ लेकिन किसी और ने कब्जा कर रखा है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर दे कि मैं डिक्लेरेशन। इसी तरह का डिक्लेरेशन सूट ये भी होता है, कोई अगर अनसाउंड माइंड है उसके लिए भी कोर्ट डिक्लेरेशन सूट फाइल करता है कि भाई इसको डिक्लेयर किया जाए कि ये अनसाउंड माइंड है। इंसॉल्वेंसी का भी होता है कि इसको कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंट पर्सन है। तो डिक्लेरेशन मतलब कोर्ट की तरफ से डिक्लेरेशन, एक कोर्ट उस पर छाप लगा देगा किसी अपने कथन को। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं विवेक सोनी जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर कांटेक्ट कर आप अपना सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। आज का हमारा विषय दफ्तर पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। शरद जी, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय के बारे में आप बता रहे थे। ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय में जैसे मैंने बताया कि अगर वो फेल करता है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है और उसका बिजनेस का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अब कई जगह ये भी आती है कि कहीं पे पता चला कि जो कंप्लेंट है वो फॉल्स है, तो उसके लिए भी प्रावधान कानून में दिए गए हैं कि अगर लोकल कमिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बाद जाके लास्ट में ये पता लगता है कि कंप्लेंट ही फॉल्स है और जो एम्प्लॉयर है उसका स्टेटस और प्रेस्टीज को डैमेज करने के लिए कंप्लेंट फाइल की गई, तो जो सर्विस रूल्स में जो जो प्रोविजंस है हो सकता है उसको सर्विस उसकी टर्मिनेट भी हो जाए और भी पेनाल्टी वगैरह जो अंडर दी आईपीसी वगैरह है ये सारा आ सकता है और उसको नौकरी से भी जाना पड़ेगा, तो उसका भी प्रावधान है। लेकिन उसमें कई तरह की रूपरेखा बताई गई है कि अंत में जाके पता चलता है कि कई आजकल जो हो रहा है कि वही एम्प्लॉयर को प्रेस्टीज डैमेज के लिए भी किसी ने फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर दी, तो जिससे उसका मार्केट में और उसके स्टेटस पे इफेक्ट आ गया। तो कानून ने सब तरह से देख के इस हर एक तरह प्रोविजन में और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जो ऑर्डर आता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑर्डर से मान लीजिए कोई किसी के फेवर में आया किसी के अगेंस्ट में आया, उसकी भी अपील बनाई गई है। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का ऑर्डर वहाँ के जो लोकल में जो ट्रिब्यूनल बनी हुई है सर्विस ट्रिब्यूनल, वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर वहाँ पे केस फाइल होगा, वो अपनी राय देगा। इस तरह से लोकल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और फिर ट्रिब्यूनल, ये पूरा चैनल बनाया हुआ है इसमें। चलिए, बिल्कुल एक और दर्शक जम्मू से रतन चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार जनाब। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं छोटी की बात करूंगा सर। मेरी अर्ज ये है कि कोई गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती है सर। मैंने पहले फोन किया था, मेरा 5 साल से मकान रोका हुआ, लेटर नहीं डालने से मैं घर से बेघर कर दिया है। उसमें ना पुलिस के बड़े अफसर साथ हैं, एडीजी सिक्योरिटी का दिलबाग सिंह, एसएसपी अशोक कुमार, उनके अर्ली बैटमैन
अशोक कुमार एसएसपी जो जम्मू है तो रतन जी, जब आप अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर गए तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया आपको? सर कुछ नहीं, मैं 6 साल चलता रहा जनाब, कोई नहीं सुनता मेरी जनाब, मेरे पास कागज है सब जनाब, क्या करूं? नहीं, वजह आपको बताई गई कि क्यों निर्माण कार्य रोका गया, क्यों काम नहीं करने दिया गया? सर जो मेरे हमसाया है वो पुलिस में है और अफसरों के बैटमैन है और वो झूठ बोल। शरद जी, इसमें ऐसा है, अगर जो ऑफिसर्स हैं वो अगर बीच में किसी तरह की रुकावट कर रहे हैं तो आपको हाईकोर्ट में जाके ऑफिसर्स के ऊपर जो रीट पिटीशन होता है मैंडेमस का, उनके ऊपर डायरेक्शन लेना पड़ेगा कि भाई ये मेरे काम में जो निर्माण का काम है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इनके ऊपर डायरेक्शन किया जाए कि किसी भी तरह का ये इंटरफेयर नहीं करे। एक तो ये हो सकता है। एक आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में मेरे को कंस्ट्रक्शन का काम है, तो जो भी इसमें ऑफिस बेरर्स आ रहे हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस बेरर्स है या थाना के ऑफिस बेरर्स हैं, इनको रिस्ट्रेन किया जाए, इनके ऊपर इंजक्शन ऑर्डर किया जाए कि ये रुकावट नहीं करें। आपको उनको पार्टी बनाना पड़ेगा, वो कोर्ट में हाजिर होंगे और वो कोर्ट में अपना जवाब देंगे कि वो क्यों रुकावट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो कंसिडरेशन है, जो लेन देन है वो गलत है, या प्रॉपर्टी हो सकता है गवर्नमेंट की हो, आपने गलत रूप से खरीद ली हो, तो ये सारी बातें कोर्ट के सामने आएगी, कोर्ट उसका निर्णय लेगा। तो आपको ये कोर्ट में जाके स्टेप्स लेना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं रतन चंद जी, जो आपका सवाल था उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। बहुत शुक्रिया शरद सिंघानिया जी, आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल एक बड़ा तबका जानकारी के अभाव के चलते या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम हर रोज यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।